नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के नए उर्दू यूट्यूब चैनल पर हम अपने तमाम नाजरीन सामीन को टीम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। PSF के एक नए मेंबर के तौर पे ये मेरी पहली वीडियो है और मेरा कॉल साइन है H ग्रिफिन। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की दिफाई तारीख की एक अहम वाक़े पर गुफ्तगू करेंगे। बहरी जंगों की तारीख की एक ऐसी मिस्ट्री जिसका आज तक कोई वसूख के साथ जवाब नहीं दे सका। इस वीडियो में हम 49 साल कबल विशाखापट्टनम के समंदरों में डूबे एक सवाल के जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि गाजी के साथ आखिर क्या हुआ था। तो नाजरीन, जदीद दौर में 85% से ज़ायद बैनुल अक़वामी तजारत समंदर के ज़रिए की जाती है। इस तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ बहरी जहाज़ों की अहमियत को झुटलाया नहीं जा सकता, वहीं आबदोज़ों की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आबदोज़ की तर्ज़ जंग को दुनिया में सबसे दुश्वार समझा जाता है। आबदोज़ की लड़ाई में फ़ातेह वही करार पाता है जो ज़्यादा दलेर, ज़हीन, तरबियत याफ्ता और इलेक्ट्रॉनिकली बेटर इक्विप्ड हो। नाज़रीन, आबदोज़ों को दिफाई माहिरीन एटमी हथियारों के बाद दुनिया का सबसे ख़तरनाक हथियार करार देते हैं। साइलेंट किलर के नाम से जाने जाने वाली इन आबदोज़ों को दुश्मन के बड़े से बड़े बहरी असासे, यहाँ तक के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी मौत का जाल यानी डेथ ट्रैप समझा जाता है। नाजरीन, जनूबी एशिया में आबदोज़ों के दौर का आगाज़ उस वक्त हुआ जब काफ़ी तवील मुज़ाकरात के बाद अमरीकी इंतज़ामिया अमरीकी बहरिया की जंग अजीम दोम के दौर की 10th क्लास आबदोज़ पाकिस्तान बहरिया के हवाले करने पर आमादा हो गई, जिसे 1963 में पाक बहरिया में कमीशन करने के बाद PNS गाजी का नाम दिया गया। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि उस वक्त जनूबी एशिया में भारत जैसी बड़ी बहरी ताकत के पास भी INS विक्रांत के नाम से एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी तैयारा बरदार बहरी जहाज तो था, लेकिन कोई आबदोज़ नहीं थी। इसलिए PNS गाजी की शमूलियत के बाद इसे बहरे हिंद में INS विक्रांत के सर्वाइवल और भारतीय बालादस्ती के लिए काफ़ी सीरियस थ्रेट समझा जाता था। लेकिन हम यहाँ पर यह बात वाज़े कर दें कि उस वक्त PNS गाजी इलेक्ट्रॉनिकली वेल इक्विप्ड नहीं थी, यानी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स की कमी के अलावा माइन लेइंग कैपेबिलिटी नहीं थी, यानी ये दुश्मन के इलाके में, दुश्मन के समंदरों में माइंस, सी माइंस नहीं बिछा सकती थी। लेकिन बहरहाल ये एक सीरियस थ्रेट तो था, क्योंकि भारत के पास इसके मुकाबले में 1967 तक कोई आबदोज़ थी ही नहीं। नाज़रीन, सितंबर 1965 में जंग के आगाज़ के साथ ही गाजी को कमांडर करामत रहमान नियाज़ी की क़यादत में भारतीय समंदरों में डिप्लॉय कर दिया गया, जो कि इसका काम था कि भारतीय समंदरों में पेट्रोलिंग की जाए और हर उस भारतीय जहाज़ को हिट किया जाए जो मुबैना कराची पर हमले के लिए बम्बई के समंदरों से निकलने की कोशिश करे। यहाँ हम आपको ये दिलचस्प बात बताते चलें कि वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम, जो उस वक्त PNS गाजी में लेफ्टिनेंट कमांडर की हैसियत से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उनका कहना है कि 8 सितंबर 1965 को पाक बहरिया ने द्वारका रेडार स्टेशन पर हमला 3 मकासद के लिए किया था, जिनमें से एक ये भी था कि इस हमले का जवाब देने के लिए भारतीय बहरिया के जहाज़ जब मुंबई से निकलेंगे तो वो बासानी PNS गाजी का निशाना बन सकेंगे। गाजी का निशाना ना बनने की वजह से जंग के इख्तिताम तक भारत पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की बहरी जारहियत का मुर्तकिब नहीं हुआ। नाजरीन, जंग के इख्तिताम के बाद गाजी को इसकी अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाने यानी इसके मिड लाइफ अपडेट करने के लिए तुर्की के गोलचुक नेवल शिपयार्ड में भेजा गया, जहां इसमें दीगर इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड्स के अलावा माइन लेइंग कैपेबिलिटी का इजाफा किया गया। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि पहले ये दुश्मन के समंदरों में सी माइंस बिछाने की अहलियत नहीं रखती थी, तो इस अहलियत का इस मिड लाइफ अपडेट में इजाफा किया गया। अपग्रेड प्रोग्राम मुकम्मल होने के बाद गाजी ने इस्तांबुल से कराची तक का बड़ा दिलचस्प सफ़र तय किया। दरअसल उस वक्त नहर स्वीज़ यानी सुइस कैनाल 1967 की अरब इसराइल जंग खत्म होने के बायस बंद हो चुकी थी, लिहाजा गाजी अफ्रीका की सरकम नेविगेशन यानी पूरे अफ्रीका का चक्कर काट के पूरे अफ्रीका को अबूर करके कराची पहुंची थी। दोस्तों, पाक भारत 1971 की जंग में पाकिस्तान की 4 आबदोज़ों में से गाजी फ्रंट लाइन आबदोज़ होने की हैसियत से वाहिद आबदोज़ थी जो लॉन्ग रेंज नेवल ऑपरेशंस को बखूबी सरअंजाम दे सकती थी। इसलिए भारतीय बहरिया ने INS विक्रांत को वेस्टर्न फ्रंट से हटाकर ईस्टर्न फ्रंट यानी मशरकी फ्रंट
में बे ऑफ बंगाल में मशरकी पाकिस्तान पर नेवल ब्लॉकेड के लिए तैनात कर दिया था। इस सारे खतरे से बखूबी आगाह होने के बावजूद भी पाकिस्तान बहरिया की आला क़यादत ने मशरकी पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए PNS गाजी को बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये इनकार आखिर क्यों किया गया था? इसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के साहिली शहर चिटागोंग में सबमरीन मेंटेनेंस फैसिलिटी मौजूद ही नहीं थी, जिससे PNS गाजी के ऑपरेशंस पर मनफी असरात मुरतब हो सकते थे और इसके अलावा 93 सेलर्स की जिंदगी और एक अहम नेवल एसेट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी। इससे पहले पाक बहरिया ने हुकूमत पाकिस्तान से 12 मशरकी पाकिस्तान में बहरी ताकत बढ़ाने की दरख्वास्त तो की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया था। बहरहाल तकनीकी खराबियों के बावजूद गाजी को कमांडर जफर मोहम्मद खान की क़यादत में बहर हिंद में डिप्लॉय कर दिया गया ताकि ये विशाखापट्टनम में मौजूद भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सके। गाजी की डिप्लॉयमेंट के दर हकीकत 2 मकासद थे। एक ये कि ये INS विक्रांत, जो कि भारतीय बहरिया का एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसकी ताकत का अलामत था, उसे निशाना बनाए, और दूसरा ये कि हिंदुस्तान के मशरकी समंदरों यानी ईस्टर्न सी बोर्ड में सी माइंस बिछाए ताकि मशरकी महाज पे भारत किसी किस्म की बहरी जारहियत का मुर्तकिब ना हो सके। तो नाजरीन, मिशन प्लान के ऐन मुताबिक INS विक्रांत की तलाश 23 नवंबर 1971 को शुरू हुई, लेकिन इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि हिंदुस्तान इंटेलिजेंस सोर्सेज के जरिए ये पहले ही मालूम कर चुका था कि आखिर गाजी किस मिशन के तहत निकली है। लिहाजा उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत विशाखापट्टनम से मुंतकिल करके अंडमान आइलैंड्स भेज दिया था। विशाखापट्टनम और उसके मज़ाफ़ात में विक्रांत का कोई नामो निशान ना मिलने के बाइस कमांडर जफर मोहम्मद खान ने अपने दूसरे मिशन को मुकम्मल करने का फैसला किया। फिर 4 दिसंबर 1971 की एक तारीख रात को गाजी ने नेवल हाई कमांड के अहकामात के ऐन मुताबिक जब विशाखापट्टनम के समंदरों में सी माइंस बिछाना शुरू की, तो अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नामालूम वजूहात के तहत गाजी डूब गई। और कैसे डूबी, ये बात आज तक कोई वसूख के साथ नहीं कह सका। दोस्तों, PNS गाजी के डूबने की मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जाती हैं, मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं। तो इसमें हम आपको पहले बताते हैं कि इसमें भारतीय दावा क्या है। तो भारतीय बहरिया ने गाजी को डुबोने का क्रेडिट अपने एक डिस्ट्रॉयर INS राजपूत को दे दिया। यानी भारतीय थ्योरी, इंडियन थ्योरी के मुताबिक INS राजपूत ने PNS गाजी की विशाखापट्टनम में मूवमेंट को डिटेक्ट किया और डेप्थ चार्जेस रिलीज किए, जिसकी वजह से PNS गाजी को वो हिट हुए और वो डूब गई। लेकिन यहाँ ये बात नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2017 में रिलीज होने वाली एक बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी द गाजी अटैक में उन्होंने ये दिखाया है कि उनकी एक कैलवरी क्लास सबमरीन ने PNS गाजी को डुबोया। अब यार, अगर हम इस थ्योरी को सही माने तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने ही ऑफिशियल क्लेम को मुस्तरद कर दिया है। तो ये बात किसी सूरत भी समझ से नहीं आती कि एक तरफ वो कहते हैं कि INS राजपूत एक डिस्ट्रॉयर ने डुबोया है, दूसरी तरफ वो अपनी एक बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी में दिखाते हैं कि नहीं, एक कैलवरी क्लास सबमरीन ने डुबोया है। खैर, लेफ्टिनेंट JFR जैकब, जो कि उस वक्त ईस्टर्न कमांड में एक बहुत बड़े ओहदे पे फाइज थे, वो पहले ही ये कह चुके हैं कि इंडिया का गाजी को डुबोने से कोई ताल्लुक नहीं था। और इसके अलावा ये बात भी जानना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान ने गाजी के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की थी, उन तमाम की रिपोर्ट्स 2010 में जला दी गई थी। और यहाँ तक कि जब 1971 की जंग ख़त्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी USSR के एक्सपर्ट्स ने कहा था कि हम गाजी के रिमेन्स को रिकवर करना चाहते हैं बे ऑफ बंगाल से, ताकि इसकी असल वजह मालूम हो सके, तो इंडिया ने इसको मुस्तरद कर दिया था और आज तक इजाज़त नहीं दी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय दावा सिर्फ और सिर्फ हमेशा की तरह अपनी आवाम को धोखा देने के लिए तो हो सकता है, लेकिन हकीकत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जहाँ तक इस पर पाकिस्तानी दावे की बात है, तो पाकिस्तान ने इस वाक़े पर फ़ौरन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तानी नेवल इंटेलिजेंस ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की और तकरीबन 1990 के बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने यह कंक्लूड किया कि गाजी एक इंटरनल एक्सप्लोजन या सिस्टम फेलियर की वजह से डूबी थी। अब इसके 2 रीजंस जो पाकिस्तान नेवी की तरफ से, जो नेवल इंटेलिजेंस की तरफ से मंजर आम पे आए थे, वो एक ये था कि मैग्नेटिक एक्सप्लोडर यानी एक हाइड्रोजन एक्सप्लोजन
इनकी तरफ से कहा गया था कि एक लेड एसिड बैटरी जो कि शायद इसने सबमरीन की बैटरी चार्ज होने के दौरान हाइड्रोजन गैस को ओवर प्रोड्यूस किया, यानी ज़्यादा प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से एक वायलेंट इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ। और दूसरी रीज़न जो बताई जाती है पाकिस्तान नेवी की वजह से, जो दूसरी प्रोबेबल रीज़न है वो ये कि उस सबमरीन के अंदर एक वर्ल्ड वार 2 एरा की एक MK10 या MK14 टॉर्पीडो में कोई टेक्निकल फेलियर आया, जिसकी वजह से वो वहीं पर एक्सप्लोड हो गई और सबमरीन उससे तबाह हो गई और डूब गई। और मैं आपको यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि अगरचे ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी हद तक दुरुस्त ज़रूर मालूम हुई थी उस वक्त जब इंडियन कोस्ट गार्ड के डाइवर्स ने इस सबमरीन के 2003 में कुछ पार्ट्स रिकवर किए थे बे ऑफ बंगाल से, जो कि अंदरूनी हिस्से से फटे हुए थे, यानी जो कि इनसाइड आउट फटे हुए थे, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इसे किसी बाहर की चीज़ ने नहीं बल्कि ये इंटरनल एक्सप्लोजन की वजह से ही डूबी थी। तो नाज़रीन, अगर इस मसले पर गैर जानिबदार आलमी मुबस्सिरीन की बात करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट किया है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता चलूँ कि एक इजिप्शियन नेवल ऑफिसर जो कि उस वक्त एक इजिप्शियन सबमरीन में तैनात था, जो कि विशाखापट्टनम के बहरी अड्डे पर एक सबमरीन रीफिट हो रही थी, उसके मुताबिक उसने एक एक्सप्लोजन देखा विशाखापट्टनम के समंदरों में, लेकिन उसने ये भी कहा कि उस वक्त समंदर में भारतीय बहरिया का कोई भी बहरी जहाज़ तैनात नहीं था, यानी कि डिप्लॉय नहीं था, जो कि पाकिस्तानी स्टांस को सपोर्ट करता है और इंडियन क्लेम को मुस्तरद करता है कि INS राजपूत एक डिस्ट्रॉयर ने डेप्थ चार्जेस छोड़े और उसको तबाह किया। इसके अलावा एक यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ऑफिसर जो कि रिटायर्ड US नेवी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी जब इसकी सोनार पिक्चर्स को एनालाइज किया, उनको इजाज़त दी गई थी इंडियन हुकाम की तरफ से, तो उन्होंने भी इसी बात को कंक्लूड किया कि गाजी क्यों डूबी। गाजी इसलिए डूबी कि इसके फॉरवर्ड टॉर्पीडो रूम में एक किसी किस्म का कोई मुबैना एक्सप्लोजन हुआ था जो कि गाजी के डूबने की वजह बना। तो नाजरीन, 49 साल बीत गए, लेकिन आज तक गाजी का डूबना एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री ही है, जिसका आज तक कोई वसूख के साथ जवाब नहीं दे सका। लेकिन जो हकाइक पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने अपने नाजरीन के सामने रखे एक गैर जानिबदार हैसियत से, उससे ये मालूम होता है कि इस पर इंडिया का क्लेम कितना कमज़ोर है और पाकिस्तान का दावा कितना मजबूत है, जिसे आलमी मुबस्सिरीन की भी हिमायत हासिल है। तो फिर बहरहाल वो 93 नेवी सेलर्स जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए निकले थे, अल्लाह ताला ने उनको शहादत नसीब की। और हमारी ये दुआ है पूरी कौम की तरफ से कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, इलाही आमीन। दोस्तों, इस बारे में गाजी के डूबने के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप डिफेंस न्यूज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो डिफेंस एंड पॉलिटिक्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और हमारी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने में जल्दी मदद करें। शुक्रिया।